हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई एंड नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिसमें मैंने आपको सिखाया था व्हाट इज चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल मैंने आपको सिखाया बेटा। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ऐसे डिफरेंट टॉपिक आज हम लोग बात करने वाले बेटा। तो आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग भी पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिए। हेडिंग लिखेंगे कूलॉम्स लॉ। क्या लिखेंगे बेटा? कूलॉम्स लॉ। ये हम लोग का हेडिंग है कूलॉम्स लॉ। देखो लास्ट टाइम हम लोगों ने ये सीखा था कि फोर्स बिटवीन लाइक चार्ज क्या होता है बेटा? रिपल्सन। एंड फोर्स बिटवीन अनलाइक चार्ज इज अट्रैक्शन। जो सेम चार्ज होते थे उनके बीच क्या होता था? रिपेल करते थे। और अनलाइक चार्ज यानी डिफरेंट जो चार्ज होते थे एक दूसरे को क्या करते थे बेटा? अट्रैक्ट करते थे। तो ये हम लोगों को क्लियर नहीं था कि कितने फोर्स से ये अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं। उस चीज को हम लोगों ने क्लियर करेंगे इनके द्वारा। किसके? कूलॉम्स के द्वारा। तो आइए हम लोग बात को समझते हैं। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था बेटा कि अगर एक चार्ज हमने प्लस क्यू कंसीडर किया और दूसरा भी हम लोगों ने प्लस क्यू ही मान लिया, या माइनस क्यू कंसीडर किया, इसको भी माइनस क्यू कंसीडर किया, तो इनके बिटवीन क्या होता है बेटा? रिपल्सन। फोर्स बिटवीन लाइक चार्ज इज क्या होगा? रिपल्सन। तो क्या लिखेंगे बेटा? रिपल्सन। ये आ गया। या अनलाइक चार्ज बात करेंगे, एक प्लस ले लिया और एक माइनस ले लिया, तो इनके बिटवीन क्या होता है? अट्रैक्शन। क्या लिखेंगे? अट्रैक्शन। तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बट हाउ मच फोर्स, कितना फोर्स होगा ये क्लियर नहीं है। तो आते हैं कौन? कूलॉम्स। इनका पूरा नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन कूलॉम। चार्ल्स ऑगस्टिन कूलॉम इनका पूरा नाम था। इन्होंने क्या किया? एक सेटअप डिजाइन किया, सेटअप ले लिया, उनके अंदर दो स्फेरिकल बॉल लिया, चार्ज बॉल ले लिया, और ये ऐसा सेटअप होता है टॉर्सन क्या बोलते हैं? टॉर्सन फाइबर बोलते हैं। और उससे जो सिलेंड्रिकल शेप का उनका जो इंस्ट्रूमेंट होता है उस पर एक स्केल लगी होती है। तो जब चार्ज बॉल को इन्होंने पास में रखा, वो क्या हो रहा है? ऐसा रोटेट हो रहा है, एक सर्टेन एंगल पे जाकर के रुक जा रही थी। तो उससे इन्होंने फोर्स की वैल्यू मेजर कर लिया, एक रिलेशन दे दिया कि अगर दोनों फोर्स का नेचर है तो ये रिपेल करेंगे, अनलाइक है तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो वो चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं बेटा। तो देखो यहाँ पे हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे इनकी बातें। तो देखो लेट टू चार्ज, पहले इनका सेटअप मैं समझाता हूँ। इन्होंने जो सेटअप लिया था, ये ऐसा एक सिलेंड्रिकल डिवाइस लिया था। ये ऐसा मान लीजिए इन्होंने माना, ये सिलेंड्रिकल एक डिवाइस माना। इसके ऊपर इन्होंने क्या किया? ये ऐसे बनाया उन्होंने, ध्यान से समझना अच्छे से। ये डिवाइस उन्होंने ऐसा कुछ बनाया, ये ऐसा, और इनके ऊपर क्या किया? एक टैप ऐसा लगा दिया, ये ऐसे, ध्यान से समझते जाना। और यहाँ पे जो ये ऐसा वायर रहा, इस वायर को इन्होंने बोल दिया टॉर्सन फाइबर। क्या बोला बेटा? टॉर्सन फाइबर। और यहाँ पे इन्होंने एक स्केल ऐसा लगाया, ध्यान से समझना। स्केल को मैं ऐसे बनाता हूँ, ध्यान से समझना। ये ऐसे इन्होंने यहाँ पे ऐसा स्केल लगा दिया, ये स्केल है, ऐसा समझिएगा, ये स्केल है। और यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ पिन रख दिया, और यहाँ पे एक बॉल यहाँ पे रखा इन्होंने, एक बॉल यहाँ पे रखा इन्होंने, ध्यान से समझना आप लोग अच्छे से। तो देखो जब ये बॉल एक दूसरे को, सपोज दैट इन्होंने दोनों का नेचर पॉजिटिव ले लिया, तो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक सर्टेन एंगल पे जाकर के रुकेंगे। तो इसको हम लोगों इन्होंने बोला चार्ज बॉल। क्या बोला? चार्ज बॉल। और ये जो थी इसको इन्होंने बोल दिया स्केल। क्या बोला बेटा? स्केल। तो इन्होंने ऐसा प्रॉपर मैंने डिवाइस नहीं बनाया, बट मैंने आपको समझाया कि इन्होंने जो कूलॉम सर ने थे, इन्होंने ऐसा डिवाइस उन्होंने अरेंज किया। तो ये जो इधर से एक ऐसा फाइबर, टॉर्सन इसको बोलते हैं, टॉर्सन फाइबर, और ये जो डिवाइस ऐसा बनता है, इसमें एक स्केल लगाई जाती है ताकि वो डिफ्लेक्शन को मेजर कर सके कि कितने एंगल पे वो रिपेल कर रहा है। तो इसको हम लोगों ने बोल दिया स्केल, और ये जो चार्ज दिया उसको बोलते हैं हम लोग चार्ज बॉल। ठीक है ना? तो ये कूलॉम्स ने लिया था। तो आइए हम ये बात समझते हैं कि इन दोनों के बीच कितना फोर्स लग रहा होगा। ठीक है ना? तो देखो इसके लिए हम लोग को क्या करना है? लेट टू चार्ज Q1 एंड Q2, और भी पॉइंट चार्ज हम लोग मानेंगे बेटा। तो सपोज दैट एक चार्ज हमने कंसीडर कर लिया प्लस Q1, और दूसरा चार्ज हम लोगों ने कंसीडर कर लिया प्लस Q2, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है हमने मान लिया R। क्या मैं माना बेटा? R। लाइन ऑफ जॉइनिंग बिटवीन टू चार्ज हमने क्या मान लिया? R।
तो देखो आपको पता है इनका इनका नेचर कैसा है, नेचर सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो इनके बिटवीन क्या होता है, रिपल्सन। क्या होता है बेटा, रिपल्सन होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अगर इस पे हम लोग बात करें, ध्यान से समझना बेटा, अगर हम इस पे बात करें तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, आप मुझे बताइए। आप बोलोगे सर फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, यानी Q2 को फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, Q1 की वजह से। तो आप इसको आप लिखोगे F21, यस और नो, यस। देखो कुछ करना नहीं है आपको, नॉर्मल चीजें हैं, कुछ न्यू नहीं पढ़ रहे हो आप। तो हमने इसको बोला फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो इसको हम लोग यहाँ पे एक वर्ड लिख दे रहा हूँ, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 की वजह से लगा, सेम फोर्स इस पे लगेगा, ए ऐसे देखो इधर कितना फोर्स लगेगा बेटा, F12, इसको क्या बोलोगे, F12। ये देखो हमने लिखा F12, ये बात समझ में आया आप लोगों को, यस। दोनों फोर्स एग्जैक्टली न्यूमेरिकली वैल्यू दोनों का सेम होगा, बट डायरेक्शन अपोजिट होगा, नो डाउट। यहाँ न्यूटन थर्ड लॉ बात कर सकते हो आप, एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन, यस। तो देखो F12 इज इक्वल टू F21 ऑलवेज इक्वल होगा, और दोनों सेम लाइन ऑफ जॉइनिंग, एक ही लाइन में होगा, यस। न्यूटन थर्ड लॉ ये बोलता है एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन, ऐसे होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि इधर लग रहा है एक्शन इसका इधर, तो इसको न्यूटन थर्ड लॉ नहीं बोलते, दोनों का लाइन ऑफ जॉइनिंग सेम होना चाहिए, ओके। तो देखो बेटा यहाँ पे वो भाई साहब ने ये बोला कि जो फोर्स है, नेट फोर्स, ध्यान से समझना, 1 2 और प्लस 2 1, इनका जो सम होता है ऑलवेज 0 होगा। इसका मतलब ये जो सिस्टम है ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स ऑन ए सिस्टम इज ऑलवेज 0। तो इसको अगर हम लोग एक सिस्टम मानते हैं, क्या मानते हैं, एक सिस्टम मान लेते, अरेंजमेंट मान लेते, तो उसपे जो नेट फोर्स है ऑलवेज 0 रहेगा। क्या रहेगा बेटा, 0। तो वेक्टर फॉर्म में मैंने इनका सम क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। तो आप सोचो जरा, जब हम लोग साइड चेंज करते हैं, यानी 1 2 इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं बेटा, -2 1, यस और नो, यस। तो देखो अगर हम लोग बात ऐसा करें कि दोनों फोर्स इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट है, यही तो होता है एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। तो एक बात ये मुझे समझ में आ गई, किसको समझ में आया, मुझे, इसका मतलब कूलॉम्स को समझ में आया कि जो दोनों फोर्स है इक्वल है मैग्नीट्यूड में, बट डायरेक्शन इनकी अपोजिट रहेगी। एक चीज ये समझना, ओके। तो देखो अगर हम इनका मॉड लेते हैं, मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड, तो इनका अगर हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो मैग्नीट्यूड के लिए आप सब बच्चों को पता मॉड लिया जाता है। क्या लेते हैं बेटा, मॉड। तो हम लोगों ने इसका मॉड ले लिया 2 1 एंड 1 2 का। तो ये जो दोनों वैल्यू आएंगे न्यूमेरिकली सेम आएंगे, तो जो उसको फोर्स आया उसको बोल दीजिए F। क्या है बेटा, F। हमने उस फोर्स को मान लिया कि F, दोनों के बीच जो फोर्स लग रहे हैं उनको हमने माना कि ना F। अब इनकी बात यहाँ से समझ में आती है, उन्होंने जितना भी ऑब्जर्वेशन लिया कि चार्ज को इतना वैल्यू किया तो ये एंगल इतना डिफरेंस हो रहा है, इतना फोर्स लग रहा है, तो सारी चीजें इन्होंने वर्ड में लिखा। क्या लिखते हैं लोग, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सुना ना बात अच्छे से, यस। उन्होंने क्या बोला, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, तो इसलिए मैंने इंटरेक्शन लेके आया। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आइए समझिएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसा लिख लीजिएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और क्या चीज, रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस, क्या लिखेंगे बेटा, बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली क्या लिखेंगे, प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ their charges and inversely proportional to square of distance between them। ये चीज याद रखिएगा। उन्होंने
एक बात बोला, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखा आपने, प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखेंगे बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इन्होंने जो बात लिखा आप ऐसे लिख सकते हो, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने बोला F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ये बात उन्होंने लिखा, ठीक है ना। अब देखो कंबाइनिंग दीज इक्वेशन, अगर आप ऐसा लिख रहे हो कंबाइनिंग दीज इक्वेशन, तो देखो जब इन दोनों को आप कंबाइन करोगे, दोनों को एक साथ में अरेंज करोगे, मिक्स करोगे, तो देखो F प्रोपोर्शनलिटी Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, इतना समझा। तो इतना हम लोग को पता कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो सम कांस्टेंट यूज करते हैं, क्या करते हैं, सम कांस्टेंट। तो देखो बेटा F इज इक्वल टू, यहाँ जो कांस्टेंट इन्होंने यूज किया डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये जो फोर्स आया, यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है बेटा, न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन। तो जो कोलंबियन फोर्स होता है ये यही वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। क्या लिखा हम लोगों ने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। क्लियर है, यस, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे अभी थोड़ा आने वाली है आपको, यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, इसकी एक वैल्यू निकाला इन्होंने, कितना होता है 9 × 10⁹ क्या लिखते हैं बेटा, ये आप लोग को लर्न करके रखना है, 9 × 10⁹। यूनिट की बात करें, देखो इसको सब्जेक्ट बनाओगे तो इसका यूनिट होता है बेटा न्यूटन, तो आप लिखोगे न्यूटन, और देखो मीटर स्क्वायर उधर जाएगा, अपॉन कूलॉम स्क्वायर आ जाएगा, कूलॉम स्क्वायर। तो ऐसा ही जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, ये आपको लर्न करके रखना। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे ये भी हम लोग बात करेंगे कि जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी या इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। यहाँ पे जो ये कांस्टेंट नहीं आया इसको हम लोग बोलते हैं कूलॉम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा, कूलॉम कांस्टेंट। ये कूलॉम कांस्टेंट है, लेकिन ये जो है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मैं लिख दे रहा हूँ इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इस इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आल्सो नोन एज, इसी को बोला गया बेटा परमिटिविटी। क्या बोलते हैं हम लोग, परमिटिविटी ऑफ, क्या लिखा हम लोगों ने, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या वैक्यूम भी लिख सकते हो आप, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.85 × 10⁻12, याद रखना है, ओके। कितना होता है बेटा, 8.85 × 10⁻12, यूनिट होगा कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आपको लर्न होना चाहिए, मेमोराइज करके आप रख लीजिए इसकी वैल्यू। कितना होता है बेटा, 8.85 × 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलॉम्स मतलब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर इस चार्ज के अरेंजमेंट को किसी दूसरे मीडियम में रखते हैं, कोई नेसेसरी नहीं है कि ये दोनों चार्ज हमारा एयर में ही हो, समझा ना। हो सकता है ग्लास में ले जाकर के मैंने कन्फाइंड कर लिया, फंसा के रख दिया, या हो सकता इन दोनों चार्ज को पकड़ा वाटर में डिप कर लिया, तो वहां पे जाकर के फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं कूलॉम्स लॉ इन मीडियम, कूलॉम्स लॉ इन मीडियम। तो हेडिंग लिख लेते हैं, कुछ है नहीं, वापस क्यों लिखेंगे, कूलॉम्स लॉ इन मीडियम। तो कूलॉम्स लॉ इन मीडियम में क्या होगा, बस इतना समझिएगा। अगर आपने इतना नोट कर लिया है तो हम इसको रफ कर लेंगे, इसके आगे हम लोग स्टोरी बताते हैं आपको, ठीक है ना। देखो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो हम लोग यहाँ पे ये बात करने वाले हैं, ये सब रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपने नोट किया। अब देखो अगर हम सपोज देख यहाँ पे हम लिक्विड रख देते हैं, पानी भर देते हैं, ये देखिए एक सेकंड है। तो अगर हम यहाँ पे लिक्विड करते हैं, देखिए ये मान लीजिए ये लिक्विड है, एक सेकंड है बेटा, ये ओवरफ्लो हो रहा था, तो ये लिक्विड हमने फिल कर लिया, ये सब लिक्विड है, ये मीडियम मैंने चेंज किया। और इसको हम लोग ये भी बोलते हैं बेटा कंप्लीटली फिल्ड। इफ हम ऐसा लिखेंगे, इफ
space is completely filled with dielectric constant. If space is completely filled, अगर ये completely fill, fully fill है, इनके बीच में कुछ भी गैप नहीं है, डायरेक्ट इसने सब फिल कर लिया मीडियम से, तो क्या होगा फर्क, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ बेटा। तो ये जो फोर्स था इसको आप लिख लीजिएगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आया था उसको f डैश मान लीजिए। अभी के लिए क्या मानोगे, f डैश। क्या माना आपने, f डैश। ये जो फोर्स लग रही है इसको आपने बोल दिया कि सर f डैश होगा, ठीक है ना। तो जो इन ईयर में क्या था आप मुझे बताना, इन ईयर। तो जब ईयर था तो फोर्स लग रहा था F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यस और नो, यस। वैक्यूम में यही फोर्स लग रहा था ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। लेकिन अगर मीडियम में आया तो क्या फर्क पड़ेगा, आप सोचना जरा। हम लोग लिखेंगे इन मीडियम, तो जब इन मीडियम में बात करेंगे तो F डैश की वैल्यू आएगा 1/4 पाई। यहाँ एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, हम एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख पाएंगे, तो यहाँ लिखना पड़ेगा मीडियम का परमिटिविटी। तो यहाँ पे आप लिखोगे EM। क्या लिखा बेटा, EM Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। नो डाउट ये तो वही का वही रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम आ रही EM क्या होगा, ये तो मुझे गिवन नहीं रहेगा, ज्यादातर केसेस में नहीं दिया होता, ये आपको रिलेट करके फाइंड करना होता। तो इसकी प्रॉब्लम हम लोग के सामने आ गई। तो इससे बचने के लिए आपको एक फैक्टर क्लियर करना पड़ेगा यहाँ पे, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या लिखोगे, रिलेटिव परमिटिविटी। तो देखो रिलेटिव परमिटिविटी को लिखा जाता है ER। क्या लिखते हैं बेटा, ER। और इनका डेफिनेशन होता है, देखो जब रिलेटिव वर्ड आता है तो दो चीज का कंपेयर किया जाता है, याद रखना। कभी भी रिलेटिव आती है तो हम कंपेयर करते हैं किसी एक की दूसरे से, राइट। तो जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है इनका डेफिनेशन होता है द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। क्या लिखेंगे, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसी को लोगों ने डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोला। क्या बोला, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको हम लोग कैपिटल के से लिखेंगे ऑलवेज, ये याद रखना। चाहे हम इसको बोले परमिटिव रिलेटिव परमिटिविटी या इसी को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या और बोला जाता है कैपेसिटी, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। तो आप सोचो EM निकालना है, तो EM की वैल्यू, देयरफॉर EM की वैल्यू क्या आएगा, देखो ये तो इसी के इक्वल हुआ, तो E नॉट इंटू के होगा कि नहीं होगा, E नॉट इंटू के। तो मीडियम की परमिटिविटी निकालने के लिए हमेशा याद रखना E नॉट इंटू के। और मैं आपके नॉलेज के लिए एक चीज बता दूं कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, अगर वैक्यूम आया, ईयर आया, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर हम लोग बात करें फॉर ईयर, तो ईयर के लिए इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, के की वैल्यू 1 होती है। अगर हम मेटल मान लेते हैं कि एक मेटल है, तो मेटल के लिए के की वैल्यू इन लोगों ने लिखा इनफाइनाइट। ऐसे ग्लास आई थिंक याद नहीं है मुझे, बट प्रॉपर याद रखिएगा, ग्लास का आई थिंक 6 होता है। तो ये गिवन होगा, इसका टेंशन नहीं है हमें, बट ये दोनों तो याद रखिएगा। ईयर का 1 होता है, ऑलमोस्ट बच्चे याद रखते हैं, और जो परफेक्ट मटेरियल होता है, कंडक्टर होता है, उसकी वैल्यू इनफाइनाइट लिखी जाती है। क्या लिखते हैं बेटा, इनफाइनाइट। ग्लास के लिए ऑलमोस्ट 6 पॉइंट समथिंग आता है, बट लोग 6 लिखते हैं। तो आई थिंक आपको एक बात समझ में आया होगा कि जो F डैश है इसकी वैल्यू क्या है। तो देखो 1/4 पाई EM की वैल्यू लिख सकते हैं E नॉट इंटू के, तो यहाँ E नॉट इंटू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। कुछ चीजें दिख रही होगी ना, यस। क्या दिख रही है वो चीज मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये चीज ये ऑलरेडी आपको पता है, ये ऊपर लिखा हुआ है, ये F है कि नहीं है, यस F है। तो यहाँ पे जो F डैश आ रहा है आपको, F डैश की वैल्यू आ रहा है F डिवाइडेड बाई के। कितना आया, F डिवाइडेड बाई के। ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंस है बेटा, क्या बहुत ही इंपॉर्टेंस है। F डैश की वैल्यू आ रहा है F बाई के। तो कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अगर इन ईयर में कोलंबियन फोर्स की वैल्यू सपोज दैट F है, कितना मान लिया हम लोगों ने, F है, तो मीडियम में जाकर के कितनी हो जाएगी वो फोर्स। तो आप उससे बहुत साइलेंटली आंसर दे देना कि F बाई के हो जाएगा, यानी जो इनिशियल फोर्स होगा उसका 1/k टाइम्स हो जाता है। कितना होता है बेटा, 1/k टाइम्स हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, आपको याद रखना होगा, ठीक है ना।
आपके नीट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे। अभी देखो नीट आई थिंक 2013 में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था, राइट, कि कितने से फोर्स कम हो जाएगा तो F/K हो जाएगा, याद रखिएगा। उन्होंने डेटा दे दिया था उस मीडियम का, सपोज दैट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए जो एयर में कूलम्बियन फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू है 20 न्यूटन। कितना? 20 न्यूटन। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऐसे मीडियम में ये फोर्स बताइए जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना 4 है, तो वहां पे फोर्स कितना लगेगा भाई? 20/4 यानी 5 न्यूटन की फोर्स लगेगी उनके बीच। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन, टफ नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है अगर हम इसको पार्शियली फिल करते हैं। कैसा? पार्शियली। कोई नेसेसरी नहीं है कि इनके पूरे बीच को ऑक्युपाई करें। पार्शियली का मतलब ये रफ करने के बाद मैं लिखता हूं बेटा, ये मैं ये रफ कर दे रहा हूं, ये सब रफ कर दिया। ध्यान से समझना मेरी बात को, ये फुल्ली फिल के लिए ऐसा करेक्ट है। लेकिन अगर इनके बीच सपोज दैट एक मीडियम रखा, इस मीडियम की जो थिकनेस है कितना t और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k, इसके बीच में ला करके हमने रख दिया। कंप्लीट नहीं रखा, पार्शियली बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? पार्शियली। तो क्या फोर्स पे फर्क पड़ेगा? तो सबसे पहले आप ये लिखिएगा कि जो इफेक्टिव डिस्टेंस इनके बीच का रहेगा, इफेक्टिव डिस्टेंस हम लोग लिखते हैं बेटा इफेक्टिव। मैं आपको बहुत डिटेल समझा रहा हूं, ऐसा आपको जल्दी मिलेगा नहीं लेक्चर, याद रखिएगा। हो सकता है थोड़ी सी साउंड का प्रॉब्लम हो रहा होगा, बट आपको फोकस करना है कंटेंट पे और बात को समझने पे फोकस करना बेटा, ठीक है ना। तो देखो जो इफेक्टिव डिस्टेंस होगा इनके बीच का, क्या लिखते हैं हम लोग इफेक्टिव डिस्टेंस? तो मैं इसको r डैश मान लेता हूं। तो r डैश लिखेंगे r माइनस टी और प्लस t रूट के, t अंडर रूट के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये लिखा जाएगा इफेक्टिव डिस्टेंस। तो आप मुझे बताओ कूलम्बियन फोर्स क्या बना? F डैश की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, मतलब r माइनस टी प्लस टी रूट के और इनका होल स्क्वायर। ये चीज याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये चीज याद रखिएगा। अगर ये फुल्ली है, सपोज दैट मैं आपको फिर कनेक्ट करा रहा हूं, अगर ये फुल्ली है तो जब अब फुल्ली है तो आप मुझे बताओ r माइनस टी, यानी दोनों देखो ये इनके बीच की t को कितना हम एक्सटेंड कर सकते हैं r के इक्वल। तो अगर इनके से दोनों इक्वल हुआ तो r माइनस r 0 हो जाएगा। यहाँ r अंडर रूट के जब इसका स्क्वायर करोगे तो r स्क्वायर इनटू के आएगा कि नहीं, वो तो पहले अभी पेज पे आपने देख के आ रहे हो। तो ये फार्मूला याद रखना, अगर ये पार्शियली बोलते तो ऐसा याद रखिएगा। क्लियर है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके बाद आपको एक चीज और याद रखना, क्या चीज? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ परमिटिविटी। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, ध्यान से सुनना बेटा, डायमेंशनल फार्मूला किसका? ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? तो देखो ज्यादा डिटेल्स में नहीं बात करूं, मैं आपको स्मार्टली समझा रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी मैं डायमेंशन निकालना बहुत सारा वीडियो बना चुका हूं जो कि आपको मुझे पता परफेक्ट होगा। तो इसका यूनिट सबसे पहले ये बात किया हम लोगों ने, इसका यूनिट क्या होता है? तो आप बोलोगे सर कूलॉम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है। तो यूनिट मिलते ही हम लोग का फार्मूला मिल जाएगा। देखो कूलॉम को लिखते हैं 80, देखो कूलॉम का डायमेंशन फार्मूला होता है 80, यस और नो एस। तो यहाँ पे लिखोगे 80 और इसका लिख दोगे स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन का होता है बेटा mLT-2, यस और नो एस, और मीटर है इसका मतलब L स्क्वायर आ जाएगा। ये आपको पता है, क्या लिखते हैं हम लोग? L स्क्वायर। तो एक चीज ये याद रखिएगा, ये L स्क्वायर होगा। सिंपलीफाई कर लो आप, तो सिंपलीफाई करोगे तो m ऊपर जा रहा है तो m⁻⁻1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो L है और यहाँ पे L स्क्वायर है, यस और नो, तो ऊपर जाकर के L⁻³ हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। क्या लिखेंगे? a स्क्वायर, और t⁻² पे ध्यान दो, इधर t⁻2 है और नीचे -2 है, तो ऊपर जाकर के 4 हो जाएगा, तो t⁻4। ये डायमेंशनल फार्मूला आपके नीट के एग्जाम में भी आया है और जेईई के एग्जाम में आया है। बोर्ड तो बेचारा पूछता ही रहता है, बोर्ड में आता ही रहता है, पर नीट और जेईई में भी ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। मान लीजिए नहीं पूछा है, गारंटी है ये तो पूछा, लेकिन इनका यूजेज कराया है। जैसे लाइक आपने देखा होगा, ये भी क्वेश्चन आया होगा 1/√μ0 एंड एप्सिलॉन नॉट। तो देखो एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट की जो प्रोडक्ट है ऐसे फॉर्म में, ये तो होता है स्पीड ऑफ लाइट यानी c के इक्वल होता है, और c का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? Lt-1। तो कम से कम इसकी वैल्यू आपको याद रखना, बाद में हम परमेबिलिटी भी सीखेंगे धीरे धीरे। क्लियर है? यस। अब आप नेक्स्ट रीडिंग लिखोगे बेटा
कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्या लिखेंगे हम लोग? कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। लेकिन इससे पहले मेरे दिमाग में आ रहा है एक क्वेश्चन करा दो आपको, नॉर्मल सा क्वेश्चन करा दो। देखो क्वेश्चन ये है, आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, अच्छे से डाइजेस्ट में क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्या क्वेश्चन था? टू आइडेंटिकल बॉल हैव सेम मास। दो आइडेंटिकल बॉल ले लिया और दोनों का मास क्या है? सेम है। ऐसा है, देखो मैं बनाता हूं और उसको क्या किया, एक स्ट्रिंग से बांध करके ऐसे फ्रीली हैंग कराते। देखो ये दो बॉल है, हमने एक थ्रेड से बांध दिया, दोनों को अलग अलग थ्रेड से बांधा, दोनों का आइडेंटिकल मास है, चार्ज भी सेम रखा। देखो जब दोनों को ऐसे एक किसी सपोर्ट से बांधूंगा, ऐसे दोनों का नेचर सेम है इस चार्ज का, पॉइंट पॉजिटिव पॉजिटिव, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे कि नहीं? ऐसा तो ये इक्विलिब्रियम में आ जा रहा है। तो कितने एंगल पे जाके स्टे करेंगे ये बता दीजिए। एंगल पूछा उसने, तो खैर आप इसको समझ पाओगे अच्छे से। देखो मान लीजिए ये बॉल हमने माना, ये सपोर्ट है, तो जो बॉल पॉजिटिव दिया तो मान लीजिए बॉल रिफ्लेक्ट होकर के, या रिपेल बोल दो, रिपेल होकर के बॉल यहाँ आ गया। ये एक बॉल यहाँ आ बेटा, ये एक बॉल है, और दूसरा जो बॉल है ये यहाँ आया, ये दूसरा बॉल है, और दोनों पे जो चार्ज है बेटा पॉजिटिव पॉजिटिव है। देखो इस पे भी हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया और इसको भी पॉजिटिव चार्ज दे दिया, दोनों का मास भी क्या है? सेम है। चार्ज कितना बोला? क्यू, चार्ज क्यू, और मास मान लीजिए एम है, बट मास का यूज नहीं है अभी। और इनके बीच का एंगल हम मान लेते हैं 2 थीटा। क्या माना? 2 थीटा। तो आप मुझे बताओ बेटा ये एंगल कितना होगा? थीटा। तो सिमिलरली ये भी थीटा हो जाएगा। यस और नो? यस। अब सोचो मैकेनिक्स आपको आता है, बेसिक मैकेनिक्स आता है, 11th पढ़ के आ रहे हो आप, तो ये थ्रेड से बांधा है, तो थ्रेड क्या हो रहा है? ये रिपेल हो रहा है, और इक्विलिब्रियम में है, इसमें दो फोर्स लग रही है, दो क्या तीन फोर्स लग रही है। क्या क्या लग रहा है? एक तो इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और टेंशन भी आ रही है। नहीं समझा? समझ में आ रहा है। तो देखो इनके बीच का जो गैप है मैं मान लेता हूं ये इतने रिपेल हो गए, तो इनके बीच का डिस्टेंस r हो गया। तो सोचो जरा इस पे फोर्स किधर लगेगा? इधर इलेक्ट्रिकल फोर्स इधर आएगा, Fe मैंने बोल दिया, इलेक्ट्रिकल फोर्स ये आया। ऐसे सिमिलरली इधर भी इलेक्ट्रिकल फोर्स आ जाएगा। यस। अब देखो सोचो जरा, ये रस्सी है बेटा, तो थ्रेड में टेंशन आएगा, डेफिनेटली आपको पता होगा, इतना बेसिक चीजें हैं, सबको मालूम होता है, रस्सी में टेंशन आएगा। तो देखो टेंशन के अगर दो कंपोनेंट्स की बात करें, तो ये देखो ये एंगल मान लीजिए थीटा बनाया, नहीं थीटा बनाएगा, ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा ना अल्टरनेट एंगल से। तो t का एक कंपोनेंट आएगा इधर t cos थीटा, और इधर का कंपोनेंट आएगा t sin थीटा। सिमिलरली इस पे भी होगा, और इसका जो खुद का वेट है डाउनवर्ड लगेगा m into g। दूसरे पे करने की नीड नहीं है, एक से काम चल जाएगा हम लोग का। समझा ना? तो सोचो जरा, अगर ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम का मतलब इस पे नेट फोर्स 0 है, तो जब इक्विलिब्रियम में है तो आप इनको क्या करिए, इसको इससे बैलेंस करा दीजिए और इसको इससे बैलेंस करा देंगे। तो देखो t sin थीटा बैलेंस कर लेगा किसको? Fe। किसको करेगा? Fe को बैलेंस कर लेगा। ये इक्वेशन आप बोल सकते हो 1, और दूसरा किसको करेगा बेटा? t cos थीटा आपको बैलेंस करा देगा mg को। यस और नो? यस। तो दोनों को जब डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड 1/2, तो आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू Fe डिवाइडेड बाय mg। ये समझा कि नहीं समझा? यस। अब देखो ये डिपेंड कर रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये दोनों डिपेंड करे। अगर ये मास अलग होगा तो एंगल भी अलग हो जाएगा। अगर जैसे ये बॉल मैंने बोला आइडेंटिकल है, दोनों का मास सेम है, तो दोनों का एंगल सेम आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर मास डिफरेंट होता है बेटा, मास डिफरेंट होगा, अगर ये मास डिफरेंट होगा तो ये एंगल भी डिफरेंट हो जाएगी। समझा ना? जैसे मैंने बोला ये m1 है तो थीटा 1 लिख सकते हो, अगर m2 है तो उसको थीटा 2 लिख सकते हो, मास डिफरेंट हो जाएगा, इसमें एंगल डिफरेंट हो जाएगा, इसमें कुछ कोई कर ही नहीं सकता। समझा? लेकिन प्रॉब्लम ये आती है, जेई में क्वेश्चन उसने पूछा सेम अरेंजमेंट, क्वेश्चन ही बोलते हैं कि ऐसा आइडेंटिकल बॉल है, थ्रेड से मैंने टाइट करके हैंग कराते हैं, हैंग कराने के बाद क्या करते हैं, उसको वाटर में डिप कर देते हैं। तो डिप करने के बाद जो डिप का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है यानी लिक्विड का, वो क्या होगा? चलते हैं, अगर हम कूद गए समुद्र में तो पार करके तो निकलेंगे ही, राइट? क्योंकि लाइफ को बचाना है, जिंदगी बचाना है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो मान लेता हूँ इसको केस नंबर 1, बहुत सारा क्वेश्चन सिर्फ केस नंबर 1 पे ही आ चुके हैं, आप प्रैक्टिस उठा करके देख लीजिए, सेम क्वेश्चन आया हुआ।
और इलेक्ट्रिकल फोर्स की नीड पड़ेगी तो आप ये लिख लेना बेटा 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू तो वही रहेगा, कोलम्बियन फोर्स को तो वैल्यू वही रहेगा, उसमें कुछ नहीं करना हम लोगों को। तो ये केस नंबर 1। केस नंबर 2 क्या बात करते हैं लोग, इसी को ले जाकर के डिप कर दीजिए। कहाँ पे? पानी में। कहाँ पे? पानी में। तो देखो इसी को ले जाइए आप, डिप करिए। मैं देखिए डायग्राम दूसरा बनाता हूँ। ये सेम अरेंजमेंट है हमारा, सेम अरेंजमेंट है ऐसा देखिएगा। ये हाथ से बना रहा हूं, अब ऐसा मत करना कि थोड़ा एंगल ये है कुछ नहीं बोलना नहीं आपको। तो एंगल वही है, एंगल चेंज नहीं हो रहा। ऐसा हमने माना ये थीटा है, ये भी थीटा है, लेकिन ये बात समझ में आ रही कि जो फोर्स है F डैश ये चेंज हो जाएगा। यस और नो? यस, क्योंकि मीडियम आती है तो फोर्स चेंज होता है, इतना सबको पता होता है। यस और नो? यस। अब देखो बेटा इसका अगर मास m है, मास भी नहीं चेंज किया हम लोगों ने, मास तो वही का वही है, तो आपको पता है एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा कितना, m इंटू जी। ये तो समझ में आया। टेंशन मान लेता हूँ T रहेगा, टेंशन कितना T, तो T का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा। देखो T का कंपोनेंट T cos थीटा आएगा और इधर आ जाएगा T sin थीटा, अगर ये एंगल थीटा। अब सोचो जरा, लिक्विड है, लिक्विड भी तो अपना रोल दिखाएगा। जो वाटर है, वाटर भी अपना रोल दिखाएगा। रोल क्या दिखाता है? इसका मतलब बायंसी फोर्स लगता, बायंड फोर्स लगता, यानी अपथ्रस्ट फोर्स, उस ब्लॉक पे, वॉल पे, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता। बी रो जी, याद होगा ना क्या होता है बेटा? बी रो जी। मान लीजिए इसको मैंने क्या बोला, ये एक वाटर में ऐसा डिप करा है, ये वाटर है, ये मान लीजिए वाटर है। तो जब हम इसको डिप करा दिए तो इसमें एक फोर्स लगेगा अपोन डायरेक्शन में, जिसको हम लोग बोलते हैं बायंड फोर्स। तो बायंड फोर्स आप लोग को याद रखना है V रो जी। तो हमने वाटर की जो डेंसिटी है मैंने रो मान लिया, और जो बॉडी है, ये जो बॉडी हमने यूज किया, इसकी डेंसिटी को मैं मान लीजिए D मान लिया। क्या मान लिया बेटा? D। वाटर की डेंसिटी को रो माना और बॉडी की डेंसिटी को D माना, क्योंकि बॉडी यार अलग है और वाटर एक अलग है, तो दोनों की डेंसिटी तो डिफरेंट होगी। तो इतना आप लोगों ने मान लिया। अब सोचो जरा, ये भी इक्विलिब्रियम में है, ये जाकर के इक्विलिब्रियम में स्टिल हो गया। तो आप मुझे बताओ नेट फोर्स, एक तो आप बोलोगे सर T sin थीटा इज इक्वल टू आएगा F डैश, इक्वेशन नंबर 1, राइट। दूसरी चीज आपने ये बोला कि T cos थीटा इज इक्वल टू, देखो T cos थीटा को सब्जेक्ट बनाओ तो इज इक्वल टू आ जाएगा mg माइनस b रो जी। यस और नो? यस। इतना ये बात ये भी आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो आप मुझे बताओ बेटा, और ये जो F डैश है, F डैश आप मुझे ये भी बता सकते हो कि सर F बाई K होगा। यस और नो? अभी अभी हम लोगों ने प्रूव कर लिया कि मीडियम में जाकर के फोर्स हो जाता है F बाई K। तो इसको भी अभी टेंशन हटा देंगे हम लोग, दोनों पे डिवाइड कर लो 1/2। तो 1/2 करोगे बेटा, tan थीटा आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू F डैश अपॉन mg, क्या लिखा? mg माइनस b रो जी। यस और नो? यस। ये चीज अभी होल्ड रखता हूं मैं, लेकिन आप इसकी वैल्यू पुट कर लोगे तो F अपॉन K टाइम्स, और G को भी कॉमन कर लो। देखो दोनों से G कॉमन है, कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा m माइनस b इंटू रो। ये चीज अभी मैं होल्ड करके रखता हूं, ध्यान से सुनो बेटा। मैंने इतना होल्ड करके रखा, आपको लॉजिक लगाना है। मैंने क्या बोला, दोनों के बीच का जो एंगल है, ये जो थीटा आ रहा है दोनों का सेम है। तो जब थीटा सेम है इसका मतलब लेफ्ट साइड सेम है, इसका भी लेफ्ट साइड tan थीटा, इसका भी लेफ्ट साइड tan थीटा आ रहा, तो इसका मतलब राइट साइड भी तो इक्वल होगा। बेसिक मैथ है यार, दोनों साइड का अगर LHS सेम है तो इसका मतलब RHS तो सेम ही होगा, राइट। तो देखो दोनों को इक्वल करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करने जा रहे हैं। ये रफ कर दे रहा हूं, इसका काम नहीं है, सारी चीजें आपको समझ में आया। तो देखो इधर क्या है, F बाई F ही लिख दिया, F अपॉन mg इज इक्वल टू F अपॉन kg और ब्रैकेट में m माइनस b रो। तो देखो g और g, एक सेकंड, g और g क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, एंड f और f भी कैंसिल हो रहा है। तो इस साइड में आ रहा है m और इस साइड में आ रहा है 1 अपॉन k m माइनस b रो। अब प्रॉब्लम आ रही कि हम m को क्या लिखें, m को मुझे हटाना है। तो m को आप सब बच्चों को, सब स्टूडेंट्स को मालूम है कि जो डेंसिटी होता है, क्या चीज, डेंसिटी क्या होता है बेटा, डेंसिटी इज इक्वल टू, यानी d इज इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम।
मास पर यूनिट वैल्यू, तो मास इज इक्वल टू क्या लिखेंगे BD, तो देखो 1/BD इज इक्वल टू 1/K ब्रैकेट में BD माइनस B रो, यस और नो, यस, K को इधर ले लो तो K इज इक्वल टू आ रहा BD और इधर से B कॉमन ले लो तो B कॉमन लेने के बाद आ रहा D माइनस रो, तो B और B कैंसिल हो जा रहा है, तो K की जो वैल्यू आ रही है D/D माइनस रो। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, यही आंसर उसने पूछ लिया था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस मीडियम का क्या होगा, D/D माइनस रो। कई के बुक में देखोगे सिग्मा लिखा, जैसे वाटर को इसने रो लिखा, तो ये जो D नहीं है, इस D को कई के बुकों में सिग्मा लिखा, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, मैंने D ले लिया। क्लियर है? तो ये ऐसे क्वेश्चन आपके आईआईटी में पूछे गए हैं क्वेश्चन। कभी कभी डेटा भी दिया उसने कि वाटर की जो डेंसिटी इतना, जो हम लोगों ने बॉडी लिया उसकी डेंसिटी इतना, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, तो सेम फार्मूला भी यूज कर सकते हो डायरेक्ट, D/D माइनस रो, D/D माइनस रो, या 1/1 माइनस रो अपॉन D, ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि D कॉमन लेने के बाद कैंसिल करके उसको सिंपलीफाई करके हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर इतनी बातें समझ में आ गई होगी तो दूसरी तरफ हम लोग चलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो लिखिए हेडिंग, चलते हैं हम लोग कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो देखो हेडिंग वही रहेगा, मैं रफ नहीं कर रहा हूं, देखो अच्छे से नोट्स बनाइएगा, मैं गारंटी लेता हूं आपका हर एक टॉपिक डिटेल में समझाऊंगा बेटा, ठीक है ना, जितना आपको नीड है सब मैं समझा दूंगा। तो लिखेंगे कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, क्या लिखोगे बाबू, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। चलिए देखते हैं हम लोग कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कैसे समझ पाते हैं आप। देखो इसके लिए हमने एक कार्टेशियन प्लेन माना, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, ये हमने मान लिया। सपोज दैट एक चार्ज को हमने कंसीडर किया यहाँ पे Q1 और इसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो ए जो पॉइंट अभी मैं बता दे रहा हूँ, और दूसरा चार्ज हमने मान लिया Q2। पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 इज मान लीजिए R1 वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 इज R2 वेक्टर। तो ये मुझे बताओ ये कितना आएगा, आप इजीली बता सकते हो सर R2 माइनस R1 होगा। इसके पॉइंट को बोल दो A पॉइंट और इसको बोल दो B पॉइंट। आप सोचो जरा, ये दोनों चार्ज है बेचारे, इस पे फोर्स कितना लगा होगा, Q1 पे डायरेक्शन कितना होगा, अगर दोनों का नेचर जो है पॉजिटिव पॉजिटिव माना ही था, तो आप बोलोगे सर इस पे जो फोर्स है इस पे इस लाइन के अलोंग लगेगा, कितना लगेगा 1 2 इधर लगेगा और इस पे फोर्स इधर लगेगा कितना 2 1। देखो दोनों फोर्स सेम होंगे बट डायरेक्शन अपोजिट होगा, एक का इधर होगा तो दूसरे का उधर हो जाएगा, तो डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होगा, इसमें कोई गलती नहीं है। अब सोचो हमें पता है कि जो कूलॉम्स फोर्स होता है, कूलॉम्स फोर्स क्या होता है बेटा, F = 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। ये आपको मालूम है, लेकिन ये ओनली एंड ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहा है, डायरेक्शन तो नहीं बता रहा कि हम फोर्स किस पे निकालें, 1 पे निकालें या 2 पे निकालें, ये नहीं बता रहा। लेकिन हम लोग को डायरेक्शन चाहिए क्योंकि फोर्स इज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मुझे फोर्स में तो वेक्टर लाना है, डायरेक्शन लाना है कि 2 पे किधर लगेगा 1 पे किधर लगेगा। तो आइए हम लोग कैसे अरेंज करते हैं, अरेंज करना अगर सीख गए तो आप हर एक क्वेश्चन इजीली कर लोगे। आइए देखते हैं। तो देखो बेटा आप किस पे निकालना चाह रहे हो, 1 2 पे निकाल लो या 2 1 पे, 1 2 पे निकाल ले रहा हूं, तो फोर्स ऑन 1 2 वेक्टर, देखो वेक्टर लगाने जा रहा हूं इज इक्वल टू, दिस इज कांस्टेंट, तो 1/4 pi epsilon naught, ये कांस्टेंट है, Q1 एंड Q2 भी कांस्टेंट है, लेकिन नीचे देखो R मॉड लगाया बेटा, R1 2 वेक्टर लगाया और इस पे लिख दिया Q, क्या लिखा Q। ये देखो ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू ले लिया, R1 2 का मैंने मॉड लिया, इसका मतलब मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू लिया, उसका क्यूब कर लिया, क्यूब करने का मतलब मॉड रखने का मतलब उससे न्यूमेरिकल वैल्यू डायरेक्शन तो है नहीं क्यूब, लेकिन यहाँ पे 2 था आपने 3 किया, गलत हो गया, थोड़ा सा यूनिट गलत हो गई, रॉन्ग हो गई। अब इसको बैलेंस करना है यूनिट को, तो आपको क्या करना होता है ना बेटा, न्यूमरेटर में भी 1 2 वेक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है। अब देखो बैलेंस हो गया ना, पहले भी r² था अभी भी r² है, लेकिन कन्वर्ट हो गया इन वेक्टर फॉर्म, किसमें, इन वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आप इसी को यूनिट वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हो, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2,
इसको लिख लिया आपने r12 वेक्टर का स्क्वायर इनटू r12 कैट। तो इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर के फॉर्म में आपने लिखा कूलॉम्स लाइन वेक्टर, क्योंकि आपको पता है r यूनिट वेक्टर क्या लिखते हैं, r वेक्टर अपॉन इसी वेक्टर का हम लोग मॉड लेते हैं, दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अब क्या होगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन में ये गिवन होगा कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, z1 होगा, ऐसे इसके कोऑर्डिनेट होगा x2, y2, z2। क्या होगा बेटा, z2। तो आई थिंक आपको तो इतना नॉलेज होगा, पोजीशन वेक्टर लिखना आता होगा। ये नो, अगर स्पेस में कोई यानी इस कार्टेशियन प्लेन में कोई पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, उसका लोकेशन गिवन है, तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, आई जे के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। तो अगर आपको नीड पड़ रहा बेटा कि r1 वेक्टर का क्या होगा, तो आप लिखोगे x1 i कैप, y1 j कैप एंड z1 k कैप। सिमिलरली r2 वेक्टर लिखोगे x2 i कैप एंड y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ये लिखेंगे हम लोग। तो आप मुझे बताओ r21 वेक्टर क्या लिखेंगे, r21 मतलब ये हम लोग जो लिख रहे हैं r21 या 12 जो भी लिखा, तो r21 अगर लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लेना, ठीक है ना, मैं बताता हूँ उसकी इंपॉर्टेंट। तो दोनों का जब डिफरेंस लोगे तो x2 माइनस x1 i कैप एंड y2 माइनस y1 j कैप और प्लस z2 माइनस z1 k कैप, ये आपको मिल गया r वेक्टर। अब हमें फार्मूले में कभी भी नीड पड़ता है इसका मॉड, तो इसका आप मॉड ले लो, r12 वेक्टर का क्या लेंगे बेटा, मॉड। तो मॉड लोगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये मिल गया हम लोग को। क्यूब करिए, अब रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो इसका बोथ साइड क्यूब करोगे आप लोग, क्या करेंगे बेटा, क्यूब। ध्यान से समझते जाना, टेंशन मत लेना, मैं हूं, सारा टेंशन मैं रखूंगा आप लोग का, टेंशन नहीं लेना आप लोग को। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर और होल दी पावर 3/2। ये चीज याद रखना, कहां से आया, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर हाफ। रूट का मतलब क्या होता है बेटा, पावर हाफ होता है, और बोथ साइड आपने क्यूब कर लिया तो 3/2 लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे हम लोग, 3/2, ऐसा आप लिख लोगे। क्लियर है। अब ये चीज उठा के वहां पे रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखो फाइनल जो आंसर आ जाएगा f21 या 12 जो भी लिखो, 12 लिखा ना, 12 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2, यहाँ पे है r12, तो r12 पूरा ये लिखना पड़ेगा, कहाँ गया ये पूरा लिखना पड़ेगा, मतलब x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप और z2 माइनस z1 k कैप, ये वेक्टर में लिखा। और नीचे आपको पूरा के पूरा ये लिखना पड़ेगा, ये देखो, ये ऐसा बनाइए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर और z2 माइनस z1 का स्क्वायर और होल दी पावर 3/2। ये हमारा फाइनल आंसर आया। आप देखो मैंने एक बात यही बोला कि दोनों फोर्स न्यूमेरिकली इक्वल होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो अगर 1 2 मिला है तो अगर हम रिलेशन की बात करें तो आपको मैंने समझा -21 होता है कि नहीं होता, यस। तो देखो अगर ये मिला 20 न्यूटन तो 21 कितना मिलेगा, -20 मिल जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव था तो दूसरा तो नेगेटिव होगा। ये चीज याद रखना, टेंशन नहीं लेना यार, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी लोग क्वेश्चन ये पूछते हैं कि x के डायरेक्शन में कितना होगा, ये जो फोर्स निकाला आपने x के डायरेक्शन में, तो मैं एक बता दे रहा हूं, बाकी आप कर लेना। तो जब x डायरेक्शन में पूछेंगे तो जो न्यूमेरिकल में x का कोफिशिएंट है मतलब आएगा, सिर्फ वही लिखना, बाकी ये दोनों को स्किप कर देना। मतलब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 होल डिवाइडेड बाय दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर होल दी पावर 3/2 और सिर्फ न्यूमरेटर में x2 माइनस x1 i है, बस इतना लिखना, बाकी कुछ नहीं लिखना, आंसर न्यूटन में रहना। y वाली को स्किप कर लेंगे, अगर y के डायरेक्शन में पूछेंगे तो y वाला लिखना है, x z वाला कैंसिल कर देना है, z में पूछेंगे तो x y वाला कैंसिल कर देना है और z वाला लिख देना। तो ये बोलते हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप प्लीज कमेंट जरूर करिए और हाँ वीडियो को प्लीज शेयर करिए यार अपने दोस्तों के साथ।
आपका देखिए एक एक लाइक एक एक सब्सक्राइब मैं देखता रहता हूँ, बहुत मोटिवेशन एनर्जी बहुत मिलती है। मैं इतने जोर से वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि आप मेरी एनर्जी हो, आप मेरी मोटिवेशन हो एक तरीके से, राइट। मैं कमेंट किया सारी वीडियो आपको डिटेल्स में मैं दूंगा बेटा, पॉइंट टू पॉइंट दे दूंगा टिल बोर्ड तक के। मैं आपका विद रिवीजन प्रैक्टिस सारी चीजें मैं कराऊंगा अपने इस यूट्यूब चैनल पे। बट आप कंसंट्रेशन बना करके पढ़ाई करते रहिए, राइट, टाइम वेस्ट नहीं करना अननेसेसरी। ओके, अब एक लास्ट रिंग लिखेंगे, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। क्या लिखेंगे? फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्ज, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्ज, यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं एक तरीके के। हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो यदि लिखिए फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्ज, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्ज, इसी को बोल दो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या लिखेंगे बेटा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये बोल सकते हो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये देखिए इसको हमने बोल दिया फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्ज, या इसी को हम बोल सकते हैं फोर्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आइए समझते हैं। देखो अभी कूलॉम्स ने ये बोला कि अगर दो चार्ज है तो दोनों के बीच फोर्स लगता है, और दोनों फोर्स की जो डायरेक्शन होती है सेम लाइन ऑफ ज्वाइनिंग होता है। ऐसा नहीं एक इधर लग रहा तो दूसरा इधर लग रहा, नहीं, सेम लाइन ऑफ ज्वाइनिंग होना चाहिए। लेकिन अगर इनके अलावा दो चार्ज के अलावा तीसरा चार्ज आता है, कहीं पे भी रखिए, एनीवेयर, कोई मैटर नहीं करता यहाँ पे, तो फोर्स जो नेट फोर्स सिस्टम पे लगेगी वो कितना लगेगी, कौन सी डायरेक्शन में लगेगी, सारी चीजें हम लोग बात करेंगे इस जगह पे, राइट। तो देखो वहां पे अगर हम लोग बात करें जो कूलॉम्स लॉ है ओनली एंड ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज, याद रखना छोटे छोटे चार्ज के लिए वैलिड है, बड़े बड़े चार्ज के लिए वैलिड नहीं है, ये चीज याद रखना। तो उसको छोटे छोटे एलिमेंट में हम लोग को ब्रेक करना होता है, याद रखना, अभी मैं बता भी दूंगा। तो पहले आप ये समझ लो फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्ज और कूलॉम्स लॉ वैलिड फॉर क्या बोलिए ना, आप बात करोगे कि ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है ओनली, क्लियर। तो देखो हम लोग ये मान लेते हैं, आपको प्रॉपर समझाओ या डायरेक्ट ऐसा मान लेता हूं। मान लीजिए हमने एक चार्ज माना प्लस क्यू, यहां से एक चार्ज है हमारा प्लस Q1 और डिस्टेंस है कितना R1, ये भी प्लस ही मान लेता हूं, और एक दूसरा चार्ज है यहाँ पे बेटा प्लस Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस है R2। एक और चार्ज हमने मान लिया प्लस Q3 और डिस्टेंस कितना है R3। ऐसे एक चार्ज यहाँ पे है और इसकी डिस्टेंस है Rn और प्लस Qn। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज है, n नंबर ऑफ चार्ज मान लो, इनफाइनाइट ना बोल करके, और यहाँ पे बोल दो प्लस Q4, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे आप प्लस की Q5 R5 और ये R4, ऐसे बहुत सारा पॉइंट चार्ज ऐसा फैला हुआ है। आप इसको एक कार्टेशियन प्लेन में भी मान सकते थे, मतलब XY एक्सिस मान करके तो भी आप ड्रा कर सकते थे, इसमें कोई गलती नहीं है। तो सोचो जरा, अगर हम इस Q पे चार्ज की बात करें, इस पे कितना फोर्स लगेगा, आप सोचो, इस पे इस चार्ज पे इसका भी इफेक्ट आ रहा होगा, इसका भी आ रहा होगा, इसका भी, सबका इफेक्ट आ रहा होगा। यानी माइंड ये लगाना है कि किसी एक चार्ज को पकड़ना है और सबका जो इफेक्ट आ रहा है वो सबको वेक्टर फॉर्म में ऐड कर देना, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नहीं समझा? वापस समझिए। देखो जैसे सपोज 10 चार्ज दिया तो कितने पेयर्स बना सकते हैं? 9 पेयर्स बनेंगे, क्योंकि एक चार्ज को मैंने होल्ड कर लिया, तो रिमेनिंग 9 की वजह से पेयर्स बनेगा कि नहीं बनेगा? यस। अभी सपोज 3 चार्ज है तो एक को पकड़ा तो कितने पेयर्स बनेंगे? एक और एक, दो पेयर्स बन जाएंगे। तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू रिमेनिंग चार्ज या फोर्स ऑन Q ड्यू टू रिमेनिंग चार्ज ऑफ Q1 Q2 Q3 डॉट Qn इनकी वजह से, तो हमने ये कंसीडर कर लिया, कंसीडर या लेट, क्या लिखेंगे? लेट चार्ज Q1, Q2, Q3 डॉट Qn, क्या लिखेंगे बेटा? Qn एंड इट्स पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर R1, R2 डॉट Rn। देन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है बेटा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये बोलता है अगर आपको नेट फोर्स चाहिए तो किस पे चाहिए?
सपोज दैट क्यू पे, तो 1 लिख लीजिए। हम देखिए 1 2 नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, ऐसे इसको आप 0 अगर देना दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 प्लस f3 प्लस डॉट 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 fn, ये समझा ना आपने? यस, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सोचो इनके बीच क्या फोर्स बनेगा, q1 इंटू क्यू डिवाइडेड बाई r1 का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस ही है। ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या लिखेंगे, q2 क्यूब डिवाइडेड बाई r2 स्क्वायर डॉट 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 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qn q डिवाइडेड बाई rn का स्क्वायर। ये सिर्फ न्यूमेरिकली मैंने लिखा, अगर वेक्टर में लिखना होगा तो वेक्टर में यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हो आप। जैसे ये देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर वेक्टर में चाहिए आप तो वेक्टर में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। q1 q डिवाइडेड बाई r1 क्या चाहिए, वेक्टर का क्यूब और r1 वेक्टर, ऐसे डॉट डॉट करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qn q डिवाइडेड बाई rn वेक्टर का क्यूब और यहाँ पे rn वेक्टर, दिस इज इन वेक्टर फॉर्म। तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या बोलते हैं बेटा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो देखो कॉन्सेप्ट जितने थे ऑलमोस्ट इससे रिलेटेड मैंने आपको समझा दिया, समझे ना? अब इससे रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जैसे 3 4 हो गया, ट्रायंगुलर फॉर्म में इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, स्क्वायर के कॉर्नर पे सेम चार्ज रखा है या डिफरेंट चार्ज रखा तो क्या होगा, समझे ना? मिड, उसके मिड पे एक चार्ज रख दिया तो क्या होगा, सेंटर, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में आप आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड आपको ओनली 10 to 15 या 20 मिनट्स में मैं इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सिखा दूंगा, ताकि आपका जितने भी इससे रिलेटेड डाउट होंगे 110% वो चीज क्लियर हो जाएगी, समझा ना? इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, ये चीज याद रखिएगा। तो देखो ऑलमोस्ट आज का लेक्चर तो मेरा यहीं तक है, अब इसके आगे मैं कुछ नहीं सिखाने वाला, क्योंकि आपको परफेक्ट रखना, रिवाइज करके अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि एक लेक्चर में जो 1.5 आवर की लेक्चर होती है, इतना ही टीचर आपको सिखाते हैं एक लेक्चर में, इससे ज्यादा पढ़ना भी नुकसान है आपके लिए, समझा ना? सिर्फ इतना ही पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए बट डेली पढ़िए, तो आपका बेटर प्रैक्टिस हो जाता है। अब सोचो जरा, जैसे इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑलवेज क्या भी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, कुछ भी हो सकता है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होता है। यानी आप ये बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिकल फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव, कैन बी रिपल्सिव, कुछ भी हो सकता है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो सोचो अगर हम जो बात करें ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर हम रेशियो लेते हैं, तो आप सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्स आता है, कितना आता है, आई थिंक 10⁻40 के आसपास आता है, ये याद रखना रेशियो। अब निकाल लीजिए ना, अब इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, उस इलेक्ट्रॉन पे एक बार लिखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r स्क्वायर, इनके बीच का डिस्टेंस कुछ भी ले लीजिए, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर। और ग्रेविटेशनल फोर्स आई थिंक आपको पता होगा F = g m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दीजिएगा 9.1 × 10⁻31। आप सॉल्व कर लीजिए, उनका रेशियो ले लीजिए, आपको अप्रॉक्स इतना मिलेगा। यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आएगा, 10⁻40। कई चीज सॉल्व करते 42 भी आता है, 39 भी आता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो 40 जो एवरेज है हमने ये लिख दिया आपको, तो इससे समझ में आ रहा है इलेक्ट्रिकल फोर्स मच 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 ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स बहुत स्ट्रांग होती है और ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक होती है, ये चीज याद रखना। जैसे ये बुक है, ये कौन सी बुक है, एस.सी. वर्मा, राइट? हम एस.सी. वर्मा के ही ज्यादातर कॉन्सेप्ट आपको देंगे, क्योंकि हम इस पे ही फोकस करते हैं, क्योंकि जेई और नीट के लिए अगर हम बात करें तो बेस्ट बुक है ये। जेई के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट बुक होती है इसके कॉन्सेप्ट, तो इसके ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा बेटा, याद रखना। मैं आपको जो सिखा रहा हूँ बहुत सारे बुकों का कॉम्बिनेशन, आप सब बुक चेक कर सकते हो। डी.सी. पांडे हो गया अपना, एस.सी. वर्मा भी हो गया, या रेसनिंग हॉलीडे हो गया, ऐसे डिफरेंट अपना ये एसएल क्या बोलते हैं ये एरएलएस हो गया, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बुक ले लो, सबका कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा बेटा, ठीक है ना? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए, टेक केयर, जय हिंद।